जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो चलिए स्वागत करते हैं हम आप सभी लोगों का पॉलिटिकल साइंस के इस बैच में, और पूरी ऊर्जा के साथ हम और आप मिल करके एक बेहतर सफ़र तय करेंगे और अपने इस सफ़र को CUET PG इंट्रेंस एग्ज़ाम को उसके अंजाम तक पहुंचा देंगे, एकदम तोड़ देंगे। एग्ज़ाम में जितने भी जैसे भी क्वेश्चन आए सबको तोड़ फोड़ के आ जाएंगे और एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन पा लेंगे। तो योद्धाओं तैयार हो जाओ लड़ाई के लिए। लड़ाई अब हम लोग शुरू करेंगे। ये लड़ाई तीर तलवार या गन बंदूक गोले बारूद की नहीं है, ये लड़ाई है नॉलेज की, ज्ञान की और एक बेहतर यूनिवर्सिटी में एडमिशन पाने की होड़ की। तो हम सभी लोग हम आप मिल के इसको स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जैसा कि क्लासेस थोड़ी लेट हो गई क्योंकि थोड़ा हेल्थ इशू था, इसलिए क्लासेस लेट हो गई। इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। तो इसलिए हमारी डेमो क्लास आ नहीं पाई, इसलिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के पास पहुंच नहीं पाई। तो हम वीडियो में ही बता दें सिलेबस शुरू करने से पहले कि पॉलिटिकल साइंस का फ़िलहाल अभी मैं अकेले मेंटर हूं, तो अभी वीक में 2 क्लासेस आएंगी। संभवतः क्लासेस वेडनेसडे और सैटरडे को हम 2 दिन क्लासेस लाएंगे, पॉलिटिकल साइंस समझेंगे, और फिर धीरे धीरे जब हम और आप दोनों लय में आ जाएंगे तो उसके बाद क्लासेस बढ़ जाएंगी, ताकि आप भी अच्छे से पढ़ने लगो, मैं भी पढ़ाने लगूँ। दोनों का एक जो संबंध होता है स्टूडेंट टीचर का, एक जो लय होता है, एक जो रिदम होता है, वो आ जाएगा। उसके बाद हम सभी लोग अच्छे से क्लासेस स्टार्ट करेंगे, फिर रेगुलर क्लासेस करेंगे। और वीक में जितना भी दिन होगा, 5 दिन 4 दिन या 6 दिन जो भी होगा, या टीचर्स बढ़ते हैं तो वैसे हम क्लास करेंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं एक नए सफ़र के लिए। हम सभी लोग हम और आप तैयार हैं। तो सबसे पहले जब हम लड़ने जाते हैं तो हमें चाहिए हथियार, और हमारा जो CUET का हथियार है वो है बच्चों सिलेबस। तो सबसे पहले आज हम सिलेबस ही डिस्कस कर लेंगे और जानेंगे कि हमें क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसे आगे बढ़ना है इस सफ़र में। तो सबसे पहले हम लोग सिलेबस डिस्कस करेंगे। तो सिलेबस में आप लोग देख रहे हैं कि वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी। तो आपको फिलॉसफी नहीं पढ़नी, फिलॉसफी का मतलब है थॉट, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। सबसे पहले हम किसी चीज़ को जानने के लिए उसके पास्ट में जाते हैं। तो हम पॉलिटिकल साइंस के थिंकर को समझते हैं कि उस समय पॉलिटिक्स कैसी थी, उस समय की राजनीति कैसी थी, उस समय के लोग कैसे थे, इसलिए हम थॉट पढ़ते हैं। और थॉट पढ़ाने से ज़्यादा मनन करने की चीज़ है। जब हम आपको कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं या फिर आप कुछ पढ़ रहे हो या किसी पुस्तक से पढ़ रहे हो, तो आप मनन कीजिए, आप उतने पीछे जाइए और सोचिए कि उस टाइम का टाइम पीरियड ऐसा था, इन्होंने ये थ्योरी दी। जैसे होता क्या है कि जो हम किसी किताब में, जैसे मान लीजिए OP गावा, बेलीज एंड स्मिथ, या किसी भी किताब में जब हम थिंकर्स पढ़ते हैं ना, तो उन्होंने वैसा ही नहीं लिखा है। जैसे मान लीजिए प्लेटो है ना, तो प्लेटो ने, जो हम प्लेटो की थ्योरी पढ़ेंगे अभी, तो प्लेटो ने एकदम वैसा नहीं लिखा है। हुआ क्या कि उसका किसी महान अच्छे जो थिंकर हैं, या जो ये इस ज़माने के OP गावा साहब हैं, ये लोग रिव्यू करते हैं। जैसे फिल्म का आप लोग रिव्यू देखते हैं ना, वैसे ही थिंकर का रिव्यू करते कैसे हैं, लोग कहते हैं ना OP गावा ने ये कहा, प्लेटो ने ये कहा, अरिस्टोटल ने ये कहा। उसका मतलब ये नहीं होता कि वो कहते हैं, वो अपनी किताबें लिखे हैं, उनके विचारों से ओतप्रोत होके उसमें इक्वलिटी, फ्रीडम और महिलाओं की बातें करते हैं। उस समय ओमेन की स्थिति क्या है, ये पूरी चीज़ें रिव्यू हैं उनकी किताबें। जैसे प्लेटो की जो किताब है उसमें इन्होंने, जैसे इनको क्या कहा जाता है, यूटोपियन थॉट, स्वप्नदर्शी टाइप का जो इनका विचार था। वो कैसे, इनकी किताबें पढ़ के जो इन्होंने लिखा है, रिपब्लिक पढ़ के जो है OP गावा साहब है, जो भी आजकल की किताबें हैं वो अपना व्यू देते हैं। तो हम विद्यार्थियों का कर्तव्य है कि उन किताबों को पढ़ें और हम भी अपना माइंड लगाएं, उतने पीछे जाएं और जानें। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्लेटो नहीं पढ़ेंगे, प्लेटो के पहले हम 2 टॉपिक और कवर करेंगे बच्चों। पहला जो है वो है सोफिस्ट। हम जानेंगे कि सोफिस्ट क्या है, और सोफिस्ट का रोल इसलिए है कि जब तक हम लोग सोफिस्ट को नहीं समझेंगे तब तक हम लोग सुकरात को नहीं समझेंगे, और हम जब तक सुकरात को नहीं समझेंगे तब तक हम लोग प्लेटो को नहीं समझेंगे। इंग्लिश मीडियम वाले उसको सोक्रेटिक्स कहते हैं, सोक्रेटिक्स आइडियोलॉजी। तो उसको समझने के लिए हमें सोफिस्ट आइडियोलॉजी को समझना होगा। तो हम सबसे पहले सोफिस्ट को पढ़ेंगे। अगले क्लास में हम आपको सोफिस्ट के बारे में बताएंगे, सोफिस्ट कम्युनिटी थी, सोफिस्ट क्या थे, कैसे थे, कैसा उस समय का सिनेरियो था, वो पूरी बातें हम आपको समझाएंगे। तो सबसे पहले सोफिस्ट, उसके बाद दूसरा जो हम लोग पढ़ेंगे, फिर हम लोग प्लेटो को नहीं पढ़ेंगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे
सुकरात को। ठीक है, सोफिस्ट और सुकरात को पढ़ने के बाद जब आपको एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी, उसके बाद हम लोग आएंगे प्लेटो पे। इस तरह से हमारी क्लास स्टार्ट होगी। तो हमें वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी में पढ़ना है प्लेटो को। सबसे पहले राजनीति शास्त्र में माना जाता है, पॉलिटिकल साइंस में माना जाता है, सबसे पहले लिखित जो चीज़ें हैं प्लेटो से ही प्राप्त हुई थी। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अरिस्टोटल द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, और इनको पॉलिटिकल साइंस का फादर क्यों कहा जाता है, इन सारी चीज़ों पे हम लोग चर्चाएं करेंगे। तो प्लेटो, अरिस्टोटल, ये दोनों ना, ये बच्चों देखो, ये दोनों एंशिएंट पीरियड के थिंकर हैं। पूरे पॉलिटिकल साइंस का जो थॉट है, जो विचार है, जो आप लोग को पढ़ना है, वो 3 भागों में जैसे जनरली सब डिवाइड होता है, ये भी डिवाइड है, एंशिएंट, मॉडरेट, एंशिएंट और मिडवल और मॉडर्न पीरियड। तो एंशिएंट में प्लेटो और अरिस्टोटल आते हैं, इनके विचार आते हैं। तो एंशिएंट में हमको इन्हीं दोनों को पढ़ना है, प्लेटो, अरिस्टोटल। ठीक है, उसके बाद जब हम आते हैं मिडवल पीरियड में, तो बस एक थिंकर है मैकियावेली, और एक थिंकर है, लेकिन छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। मैकियावेली जब आते हैं तो पूरी जो लोगों की दुनिया है वो चेंज कर देते हैं, दुनिया को एक नया आयाम दिखाते हैं। ये आदर्श राजा, आदर्श राज्य की बात करते हैं। मैकियावेली आते हैं तो एकदम पूरा शासन में जो राजा रहता है उसको सब छल कपट सब अनिवार्य है। मतलब जिस प्रकार का आज का हमारा तंत्र है, थोड़ा बहुत मिलता जुलता तंत्र ये बताते हैं मैकियावेली साहब। तो ये क्रांति ला देते हैं पूरे थॉट के दुनिया में। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हॉब्स, लॉक, रूसो। इन लोग का टर्म बहुत आता है, टर्म जैसे पॉलिटिकल साइंस में जब आप थ्योरी पढ़ रहे होंगे तो हॉब्स, लॉक, रूसो बहुत सुनते हैं। तो हम जानेंगे कि क्यों इनको जानते हैं, हॉब्स को क्यों जानते हैं, लॉक को क्यों जानते हैं, रूसो को क्यों जानते हैं, साथ साथ इन्होंने कौन कौन सी किताबें लिखें, वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, इसके बाद हॉब्स, लॉक, रूसो। उसके बाद आते हैं जे.एस. मिल साहब को भी जानेंगे। इनका पूरा नाम है जॉन स्टुअर्ट मिल। ठीक है, यहाँ तक सब ठीक है, यहाँ तक चलता रहता है। उसके बाद आते हैं कार्ल मार्क्स। अब कार्ल मार्क्स को कौन नहीं जानता। कार्ल मार्क्स आते हैं तो ये इनकी दुनिया अलग ही होती है। ये जो समाज के कमज़ोर वर्ग हैं उनको लेकर बात करते हैं। ये इकोनॉमिक फैक्टर की बात करते हैं, मतलब समाज को इकोनॉमिक फैक्टर से देखते हैं। बाकी सारे लोग का समाज को देखने का तरीका अलग होता है। कार्ल मार्क्स आते हैं तो ये समाज में 2 क्लास डिवाइड कर देते हैं, एक उच्च वर्ग, एक निम्न वर्ग। ठीक है, जिनको कैपिटलिस्ट, बुर्जुआ इन नामों से जाना जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम समझेंगे। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं तो जॉन रॉल साहब, ये पहले सिलेबस में नहीं था, ये नए नए जुड़े हैं, और जॉन रॉल साहब को हम लोग पढ़ेंगे, ये लास्ट में है। तो ये पूरा जो है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट है आपका। ठीक है, घबराना नहीं है बच्चों, ये बहुत मज़े से पढ़ेंगे हम, हमारे अंदर एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनेगी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं इसे इसलिए कहता हूँ कि देखो क्वेश्चन हो सकता है कि इससे अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आप एक बार देखो ना, तो अगर आप थॉट पढ़ रहे हो तो आपको थ्योरी भी कवर हो रहा है और एक अच्छी समझ तो बनी रही है। तो ये बच्चों बहुत ज़रूरी है, अगर थॉट आप लोग पढ़ रहे हो तो बहुत ज़रूरी है। ठीक, इसको मैं लिख देता हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब रुख करते हैं अपने हिंदुस्तान के तरफ, इंडिया के तरफ, यानी इंडियन थॉट को हम जानते हैं। ठीक है, तो जब इंडियन थॉट में हम आएंगे तो सबसे पहले देखिए मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट में हम लोग को पढ़ना है राजा राम मोहन रॉय को। लेकिन सबसे पहले हम लोग राजा राम मोहन रॉय को नहीं पढ़ेंगे, सबसे पहले इसे भी हम एंशिएंट से ही शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसको कौटिल्य को पढ़ लेंगे। कौटिल्य, जिसको आप चाणक्य के नाम से जानते हैं, विष्णुगुप्त के नाम से जानते हैं, उनसे कौन नहीं परिचित होगा। जब हम लोग शुरू में होते हैं तो लोग जहाँ चालाकी की बात होती है, कुटिलता की बात होती है, या तो लोग चाणक्य का नाम जरूर लेते हैं। और इनकी थ्योरी बहुत बेहतरीन है। इनकी एक किताब है अर्थशास्त्र, नाम तो है अर्थशास्त्र लेकिन वो है राजनीति शास्त्र। उसमें स्टेट और पॉलिटिक्स के बारे में बहुत सारी बातें कही गई हैं। राजा को कैसे रहना चाहिए, पूरा राजा और राज्य का विवरण है। तो कौटिल्य को पढ़ेंगे, ठीक है, सावरकर को पढ़ेंगे, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट अंबेडकर जी को पढ़ेंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब।
उसके बाद हम सबके चहेते बापू, अहिंसा परमो धर्म, रघुपति राघव राजा राम, गांधी जी को पढ़ेंगे, महात्मा गांधी को पढ़ेंगे, और राजा राम मोहन रॉय जिन्होंने सती प्रथा का एंड किया था। ठीक है, इन सारे थिंकर को इंडियन सारे थिंकर्स को हम बहुत अच्छे तरीके से कवर करेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यहीं से रिलेशन स्टार्ट होता है। जब आपको थॉट की समझ बन जाएगी, जब आपको ये पता चलेगा कि किस युग में कौन से थिंकर ने क्या थॉट दिए थे और किस तरह का समाज था, तो ये आपको समझ में आ जाएगा। कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, अब कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी में अगर आपने थिंकर अच्छे से पढ़े हैं तो समझ में आ जाएगा कि कौन कौन लोग लिबरल थे, कौन कौन लिबर्टी की बात करते थे। ठीक, इक्वलिटी, समानता, कौन कौन लोग इक्वलिटी पे क्या क्या कहते हैं, इक्वलिटी कैसी होनी चाहिए, इक्वलिटी की परिभाषा क्या है, किसी ने इक्वलिटी को देखा या छोड़ दिया, उस समय महिलाओं की क्या स्थिति थी। इक्वलिटी का मतलब ऐसा, थिंकर तो सारे अपने अपने भाषा में कहते ही हैं, लेकिन जो छूट जाता है वहाँ से देखते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इक्वल तो कर रहा है लेकिन महिलाओं का कोई स्थान ही नहीं है, महिलाओं का जिक्र ही नहीं करते। तो ये सारी चीज़ें। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट जस्टिस, ये सब थोड़ा कम भी पढ़ेंगे तो CUET के लिए एनफ होगा, लेकिन ये जो पॉइंट है ना बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। जस्टिस से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद सॉवरेनिटी पढ़ेंगे। जैसे सॉवरेनिटी में हम लोग संप्रभुता, हिंदी में संप्रभुता कहते हैं। तो सॉवरेनिटी, जैसे प्लेटो के सिद्धांत में सॉवरेनिटी मिलती ही नहीं है, संप्रभुता मिलती ही नहीं है, क्योंकि वो किंग को सर्वोपरि बता देते हैं। सारी चीज़ें किंग के अधीन होती हैं, फिलोसफर किंग, जिसकी वो बहुत अच्छी बातें हैं, जब प्लेटो को पढ़ेंगे तो समझेंगे। तो सॉवरेनिटी की बात ही नहीं करते, लेकिन और बहुत सारे थिंकर ने किया। आज के डेट में हम कहते हैं कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है। संप्रभुता का छोटा छोटा अगर हम मतलब जाने तो ये होता है कि संप्रभुता मीन्स जो भी देश है वो बाहर से भी, मतलब बाह्य में किसी के दबाव में ना हो, संप्रभु हो, स्वतंत्र हो, और अंदर से भी किसी का दबाव ना हो, अंदर भी स्वतंत्र हो। मतलब जो बाह्य और आंतरिक दोनों तरफ से स्वतंत्र है वही संप्रभु है। इसको कह सकते हैं संप्रभुता को, कि इस तरह से हम कह सकते हैं। तो ये है सॉवरेनिटी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे सिटीजनशिप एंड जेंडर, नागरिक और लिंग। ठीक, सिटीजनशिप एंड जेंडर पढ़ेंगे। थोड़ा और आगे जाएं तो डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, स्टेट। डेमोक्रेसी पढ़ना है, ह्यूमन राइट्स पढ़ना है और स्टेट पढ़ना है। स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब आप BA में रहे होंगे तो पहले सेमेस्टर में रहा होगा, राज्य की अवधारणा, स्टेट की थ्योरी, स्टेट कैसा होना चाहिए, अलग अलग थिंकरों ने अलग अलग बातें की हैं। तो बच्चों ये है डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स एंड स्टेट। ठीक है, पढ़ेंगे। अब ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देना। ये आपको साथ साथ तैयार करते रहना है। ये कोई टीचर आपको पढ़ाएगा उससे बेहतर है आप तैयार करो। ये है कॉन्टेम्परेरी इशूज़, मतलब जो अभी तत्कालीन राजनीति में चीज़ें हो रही हैं। ये कहाँ से कवर होगा? न्यूज़ देखिए। ठीक है, न्यूज़ में आप लल्लन टॉप एक चैनल है जिसमें दुनियादारी आता है, उससे भी क्वेश्चन कवर हो सकते हैं। मतलब आपको जनरली नज़र रखना है दुनिया पे कि अभी हो क्या रहा है, वैसे क्वेश्चन उठते हैं आपको। जो अगर आप बहुत अच्छा पढ़ते हैं, अगर आप हिंदूज़ वगैरह अखबार पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो आप फॉलो करिए उनको, या आपको ये देखिए कि अभी दुनिया में क्या हो रहा है। तो ये करंट अफेयर कह लीजिए इसको। ठीक है, ये जो इशूज़ है ना, ये आपको करंट अफेयर में कवर हो जाएंगे। ठीक, उसके बाद आता है भाई साहब फेमिनिज्म आइडियोलॉजी, जिसका खूब आजकल बोलबाला है। मतलब महिला सशक्तिकरण की जब बात होती है तो फेमिनिज्म की भी बात होती है। फेमिनिस्ट किसी भी मायने में खुद को पुरुषों से कमज़ोर नहीं मानती, आज है भी नहीं। आज किसी भी मामले में महिलाएं कमज़ोर नहीं हैं, पुरुषों से प्लेन उड़ा रही हैं और हर क्षेत्र में आगे हैं। ठीक है, तो ये फेमिनिज्म आइडियोलॉजी आपको पढ़ना होगा। ठीक, उसके बाद आता है इंटरनेशनल रिलेशन, जो बड़ा अच्छा विषय है, लेकिन मैं बड़ा थोड़ा सा इस बात से थोड़ा सा कम संतुष्ट हूँ कि इंटरनेशनल रिलेशन में इतने कम टॉपिक हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी एनफ है। इंटरनेशनल रिलेशन में हमें लगा था, हमें ये उम्मीद थी कि CUET अगर एग्ज़ाम लेगा तो इसमें ज़्यादा टॉपिक डालेगा, क्योंकि जो IR के भी बच्चे हैं, जैसे अगर आप JNU में एडमिशन पाते हैं तो वहाँ अलग अलग डिवाइडेड है। IR में लड़का अलग पढ़ता है, पॉलिटिकल साइंस में अलग एडमिशन लेता है। पॉलिटिकल साइंस के 3 ब्रांचेस हैं, तो IR में उनके साथ थोड़ा सा, जो मतलब BA में IR फोकस करके पढ़ के आए होंगे, उनके साथ थोड़ा सा जास्ती हुई है। ठीक है,
अगर आईआर में और टॉपिक डालता तो और अच्छा रहता, लेकिन फिर भी भैया रियलिज्म एंड लिबरलिज्म पढ़ना है आपको, मॉर्गन थाउ वगैरह के थॉट क्या वो सोचते थे। इसके बाद सबसे अच्छा कोल्ड वार पॉलिटिक्स, कोल्ड वार पॉलिटिक्स बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, काफ़ी अच्छा लगता है मुझे। ये पॉलिटिक्स ऐसी है कि दो देश रशिया और अमेरिका, इन्होंने कहीं हथियार नहीं चलाया, लेकिन पूरे जो भी इनके इर्द गिर्द के पूरे विश्व में युद्ध करवा दिए। इसी का शिकार हुआ था इंडिया और श्रीलंका भी, जिसमें राजीव गांधी साहब की जान चली गई थी। तो समझेंगे पूरे कोल्ड वर्ल्ड वार को। इसमें जो चाइना है वो नेपाल को कैसे, चाइना ने नेपाल में माओ को घुसा के आतंक मचवा दिया था। वही माओ जब है भारत में आए तो आज माओवादी जो हम लोग वो देखते हैं ना, छत्तीसगढ़ का एक बहुत फेमस है कि वहाँ के जो लोग क्या कहते हैं, कौन सा बाड़ी है, नक्सलवाड़ी, तो वहीं से ये कॉन्सेप्ट आता है, वहीं से लोग आते हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे कोल्ड वार पॉलिटिक्स, ठीक है। इसके बाद भैया पढ़ेंगे नॉन अलाइजिंग मूवमेंट, नॉन अलाइजिंग मूवमेंट पढ़ेंगे, सार्क पढ़ेंगे, साउथ एशियन एसोसिएशन एंड रीजनल कॉरपोरेशन, ठीक है। उसके बाद आएगा जो सबसे ज़्यादा चर्चाओं में रहता है विषय, जिसको हम सभी लोग कहते हैं कि भारत यूएन में वीटो पा जाता तो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता। भारत पाकिस्तान के मुद्दों को यूएन में उठाता है, पाकिस्तान हर बार मात खा जाता है, यूएन में जवाब नहीं देता। तो ये क्या है यूएन, ठीक। लीग ऑफ नेशन क्या था, लीग ऑफ नेशन बना क्यों, सक्सेस नहीं रहा, यूएन क्यों बना। लीग ऑफ नेशन आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन थोड़ा समझने के लिए हम लोग पीछे जाएंगे, उसको भी पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आसियान, उसके बाद ईयू, यूरोपीय यूनियन, सार्क जो है इसी में भारत भी आता है। 8 देशों का एक समूह है जो थ्रेड के लिए बनाया गया है, उसी में भारत आता है। आसियान में 10 देश हैं, म्यांमार वगैरह, वियतनाम, कंबोडिया, ठीक है। ऐसे यूरोपीय यूनियन है, नॉन अलाइजिंग मूवमेंट, नाम वो समझेंगे, तीसरी दुनिया, ठीक। इंटरनेशनल रिलेशन में 2 और टॉपिक रह जाते हैं आपके, इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी पार्टिकुलरली विथ चाइना, इंडिया की चाइना से फॉरेन पॉलिसी क्या है, हमारा पड़ोसी देश चाइना। और ये चाइना जो है हमारे साथ लाख तनाव होने के कारण, लाख भिड़ंत होने के कारण, लाख धमकियों के कारण इंडिया और चाइना का थ्रेड बड़ा मजबूत है। इंडिया का बाज़ार चाइना के लिए बहुत ही ज़्यादा वो इन्वेस्ट भी करता है, बहुत प्रॉफिट कमा के लेके चला जाता है। हम और आप सभी लोग मिल के भी उसके सामान को खरीदे बिना नहीं रह सकते। इसका रीज़न ये है कि बहुत सस्ता सामान देता है। अगर ये चीज़ें हम यूरोपियन कंट्रीज से खरीदेंगे तो बहुत महंगी पड़ेंगी। तो ये हम लोग जानेंगे कि इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी पार्टिकुलरली विथ चाइना, ठीक। अब भैया चाइना का जिक्र जब हो जाता है, अगर चाइना का जिक्र हो गया तो फिर हमारे सबसे पड़ोसी मित्र पाकिस्तान, मित्र कहने से कंट्रोवर्सी मत कर लेना यार, हमसे पड़ोसी राज्य जो है वो पाकिस्तान है, उसका जिक्र करना है। पाकिस्तान से भारत का रिलेशन कैसा है ये जानेंगे। उसके बाद जो पूरे विश्व में कहीं भी गोली चले तो उनको हथियार सप्लाई करने वाला ये देश, खुद नहीं लड़ता, लेकिन किसी भी वार में ये इंटरफेयर ना करे, ऐसा हो नहीं सकता। आप एक एग्जांपल ले लीजिए, रशिया यूक्रेन वार, किस तरह से यूक्रेन के साथ ये देश था और खुद वार करने नहीं जाता। तो यूएसए, 3 बहुत महत्वपूर्ण देश हैं, चाइना, पाकिस्तान और यूएसए, ठीक है बच्चों। चलिए और आगे बढ़ते हैं, बहुत आगे बढ़ गए, बहुत आगे बढ़ गए। इसके बाद जो हम सभी लोगों की नीड है, जो हर पॉलिटिकल साइंस का विद्यार्थी जानना चाहता है और जो हर पॉलिटिकल साइंस का विद्यार्थी जानता है, और जो लोग पॉलिटिकल साइंस के बारे में थोड़ा भी जानते हैं वो पढ़ना बड़ा पसंद करते हैं और देश के हर नागरिक को जानना चाहिए, वो है इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, ठीक है। अब इसमें पढ़ना क्या क्या है, प्रीएम्बल, प्रस्तावना, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, हमारी संविधान सभा कैसे बनी, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, संवैधानिक प्रावधान, पार्लियामेंट संसद, जिसमें मोदी जी, अमित शाह,
राहुल गांधी, केजरीवाल सब लोग सामने होते हैं और खूब जम के प्रेम बरसाते हैं, ठीक है। तो वो उसके बाद कैबिनेट मंत्री, जो हमारा कैबिनेट मंत्रालय है, वो सारी चीज़ें। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर, पीएम, मोदी साहब की बातें होंगी। मोदी साहब की बातें नहीं होंगी, बातें होंगी कि प्राइम मिनिस्टर क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर के चुनाव कैसे होते हैं, प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए क्या क्या होना चाहिए आप में। अगर आपको कल को आप प्राइम मिनिस्टर बने तो आप में क्या क्या होना चाहिए, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। क्या क्या प्रावधान है, कौन कौन से आर्टिकल हैं, कौन कौन से आर्टिकल के थ्रू प्रधानमंत्री को पावर मिलती है, कौन कौन से आर्टिकल के थ्रू जिसमें राष्ट्रपति को भी कम पावर होती है उसमें प्राइम मिनिस्टर को ज़्यादा पावर होती है, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। उसके बाद प्रेसिडेंट, भारत का प्रथम नागरिक, संवैधानिक दृष्टि से देखें तो सबसे ज़्यादा पावरफुल इंसान, लेकिन होते फूफा जी ही है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जो होता है ये मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है, ठीक है। और मंत्री किसके होते हैं, प्राइम मिनिस्टर के होते हैं। तो प्रेसिडेंट के बिना कोई काम होता नहीं, उसके सिग्नेचर के बिना, लेकिन उसको सिग्नेचर करना पड़ता है प्राइम मिनिस्टर के कहने पे या मंत्रालय के कहने पे। तो प्रेसिडेंट कहने के लिए औपचारिक तौर पे सबसे बड़ा पद है, सबसे ज़्यादा पावर्स हैं इसके पास, ठीक है। ये है प्रेसिडेंट। और आगे बढ़ते हैं, जो इस समय मुर्मू जी हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग और आगे बढ़ते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट फंडामेंटल राइट्स। आप लोग भी कहते होंगे कि ये मेरा मूल कर्तव्य है, इसका हनन किया तो सीधे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो भैया ये फंडामेंटल राइट्स हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन एक बात जानते हो, फंडामेंटल राइट्स हम सब पढ़ते हैं, लेकिन क्या किसी को पता है फंडामेंटल ड्यूटीज़ कितनी हैं और तुम निभाते कितना हो? तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी पढ़ेंगे। कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐसी हैं जिसको निभाना ज़रूरी है, नहीं तो तुम पे कानूनी कार्रवाई हो सकती है। और 4 को छोड़ दिया जाए तो बाकी तुम्हारे ऊपर है। हालांकि निभाना चाहिए, क्योंकि स्टेट फंडामेंटल राइट्स अधिकार हमें देता है, तो उसके बदले में वो चाहता है कि भैया ड्यूटी भी आप लोग करें। तो लेकिन जनरली लोग करते नहीं हैं ऐसा। जैसे कुछ भी खा पी के रोड पे हम फेंक देते हैं जनरली, अगर डस्टबिन में डाल दे तो क्या ही जाता है ना। तो पर्यावरण का सुरक्षा करना भी एक फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे के क्रम में डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, DPSP, ये पढ़ेंगे। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसमें स्टेट हमको बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे अधिकार देता है, मतलब बहुत सारी सुविधाएं जो आपको मिलती हैं इसी के अंदर आती हैं, लेकिन वो बाध्य नहीं होता देने के लिए। इसमें प्रावधान है कि आपको ये सरकार चाहे तो दे सकती है, लेकिन अगर वो नहीं देता है तो आप इसके लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, ठीक है। अच्छे से बात करेंगे DPSP। उसके बाद अमेंडमेंट्स भाई साहब, जब भी अमेंडमेंट्स का नाम आता है, 42वें संविधान संशोधन पे किसकी नज़र नहीं जानती। जब इंदिरा गांधी की सरकार थी, पूरे संविधान को बदलने की इच्छा रखने वाली इंदिरा गांधी ने जब 42वां संविधान संशोधन किया था तो पूरा देश एकदम हिल गया था। तो हम पढ़ेंगे अमेंडमेंट्स। उसके बाद पढ़ेंगे गवर्नर, ठीक है, स्टेट गवर्नर। उसके बाद फेडरलिज्म, ये बड़ा अच्छा टॉपिक है, फेडरलिज्म। और इन सारी चीज़ों के बाद अब नेता नाराज़ हो रहे होंगे हमसे कि इतनी सारी बात होगी, तुमने हमारी तो बात ही नहीं की, इतना सारा चीज़ पढ़ा दिया। तो भैया नाराज़ मत होइए। पॉलिटिकल पार्टीज़, नेशनल एंड रीजनल, मतलब नेशनल पार्टी और रीजनल 2 तरह की पार्टियां होती हैं। नेशनल जो कि संसद में लोग बैठते हैं, रीजनल आपके गांव वगैरह में प्रधानी का चुनाव होता होगा, मुखिया प्रधानी जो भी उस तरह के। अभी ये जो सारे लोग करते हैं उसकी एक प्रक्रिया होती है, जो सारे लोग बनते हैं संसद में जो जाते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ कैसे संसद में जाओ, उसका एक तरीका होता है इलेक्शन, चुनाव। तो हम पढ़ेंगे भारत में चुनाव की पद्धति क्या है, विदेशों में कितनी चुनाव की पद्धति पूरे विश्व में है, कौन कौन सा देश किस किस चुनाव पद्धति को अपनाता है। चुनाव पद्धतियाँ आप जो लोग पढ़े होंगे वो जानते होंगे कि बहुत सारी पद्धतियाँ हैं। पर्ची वाला सिस्टम होता है, 2 तरह का कहीं कहीं इलेक्शन है, कहीं कहीं एक इंसान को 5 अधिकार देने का मतलब अधिकार है।
हमारे देश में महिलाओं को राइट्स नहीं था वोट देने का, वो कब आया। अमेरिका अपने आप को सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कहता है, लेकिन वो भी डेमोक्रेसी, अब वो महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब दिया, ये सारी बातें हम लोग जानेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट में जैसे कि गांव के प्रधान हो गए, मुखिया हो गए, शहर में जो चेयरमैन का चुनाव होता है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद जुडिशरी, भाई साहब सारी चीज़ों को कंट्रोल अगर कोई करता है तो वो है न्यायालय। जुडिशरी ये सबसे पावरफुल है। हालांकि संविधान में कोई पावरफुल नहीं है, सब पे कोई ना कोई शिकंजा कसा हुआ है, सब एक दूसरे को मतलब राउंड में जोड़े हुए हैं। जैसे कि अगर कभी कभी लगता है कि राष्ट्रपति को खूब सारा पावर है, कभी कभी लगता है कि संसद को खूब सारा पावर है, कभी कभी लगता है जुडिशरी को खूब सारा पावर है। तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब एक कहता है कि भाई हम ब्रह्मास्मि, तो एक मिलके बोलता है नहीं रुको हम भी हैं, ऐसा नहीं होता। तो जुडिशरी में एक किस्सा आपको बता दें कि जुडिशरी में इंदिरा गांधी जी ने, ये वाक्य आपने सुना होगा कि इंदिरा गांधी जी ने क्या किया था कि बोला था कि मूल अधिकार जो है, मूल अधिकार से बड़ा डीपीएसपी होगा, डीपीएसपी की बातें मान्य होंगी और कोर्ट जो है उन पे कोई कार्रवाई नहीं करेगा, मतलब कोर्ट में वो मामला नहीं जाएगा या कोर्ट उसकी देखरेख नहीं करेगा। लेकिन केशवानंद भारती केस के बाद कोर्ट आया फॉर्म में, बोला कि ऐसा नहीं है, अब संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदल सकती, और कोर्ट ने चार्ज लिया और संविधान का जो पूरा उलटफेर था संभवतः उसको नियंत्रित करने का काम किया। अब आते हैं करंट में एक सिस्टम था कॉलेजियम वाला सिस्टम, जिससे जजों की नियुक्ति होती है। तो जजों की नियुक्ति होती है, उसमें पाँच या 6 जो भी हैं सुप्रीम जज होते हैं, जो जजों को चुनते हैं सुप्रीम कोर्ट के लिए, ठीक है। उसमें मनमोहन सिंह द्वारा एक कानून लाया गया जिसमें प्रावधान ऐसा था कि कुछ संसद के सदस्य और कुछ कॉलेज के प्रोफेसर्स ऐसे मिल के जो है चुनेंगे। सारा बिल पास हो गया, राज्यसभा लोकसभा दोनों सदनों से पास हो गया। उसके बाद जब आया सुप्रीम कोर्ट के पास तो उसने खारिज कर दिया। तो ये पावर है जुडिशरी के पास, ठीक। गवर्नेंस तो पढ़ना ही है, गवर्नेंस पढ़ लेंगे। इसके बाद लास्ट जो है कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, इसमें 2 चीज़ें पढ़नी है, पॉलिटिकल कल्चर, पॉलिटिकल पार्टीज। इतना पढ़ने के बाद आप लोग CUET को धुएं में उड़ा देंगे, ठीक है। तो CUET धुआं हो गया। तो कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स में पॉलिटिकल कल्चर, पॉलिटिकल पार्टीज और इलेक्शन सिस्टम, मतलब इलेक्शन तो आपने पढ़ लिया, अब इसका सिस्टम कैसे है, कैसे इलेक्शंस होते हैं और सारे देशों में, अलग अलग देशों में किस प्रकार की इलेक्शन प्रणाली है, वो सारी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद अप्रोचेस, मॉडल, दृष्टिकोण, ठीक है। टाइप्स ऑफ रिजिम्स। इसके बाद पब्लिक पॉलिसीज़ इन इंडिया, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी 2-3 नंबर के क्वेश्चन इसमें से आ जाते हैं। पब्लिक पॉलिसीज़ इन इंडिया, इस बार तो कम क्वेश्चन आए थे, लेकिन पढ़ेंगे इसको भी। तो इसमें मॉडल्स पढ़ लेंगे, प्रोसेस पढ़ लेंगे और टाइप पढ़ लेंगे। किसका मॉडल, किसका प्रोसेस, किसका टाइप, पब्लिक पॉलिसीज़ इन इंडिया, ठीक है। और इसमें 2 पॉइंट हैं, जनरल इशूज ऑफ कंटेम्पररी रिलेवेंस, इसमें ग्लोबल जस्टिस, नेशनलिज्म, क्लाइमेट चेंज, ये तीनों बड़ा अहम मुद्दा है। ये तीनों पढ़ने पे समझ में आता है, बहुत अच्छी चीज़ें हैं। कुछ चीज़ें हम आत्मसंतुष्टि के लिए पढ़ते हैं, जो पढ़ के बड़ा अच्छा लगता है, और एग्जाम में आ जाएगा तब तो फोड़ ही देंगे एकदम पूरा, ठीक है सूरवीरों। तो इसी के साथ आपका सिलेबस जो है ख़त्म हो जाता है। यही था पूरा सिलेबस आप सभी लोगों का, और आई होप कि आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। मैंने कोशिश की कि सारी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा इंट्रो दे के समझाया जाए। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई होगी, लेकिन आशा करता हूँ कि सारी चीज़ें आपको बेहतर ढंग से समझ में आ गई होंगी। आज आपको पता चल गया होगा कि आपको पढ़ना क्या है, ठीक है। तो एकदम हथियार लेके तैयार हो जाइए। और किताब की बात करें तो आप किताब में राजेश मिश्रा की एक किताब आती है जो गाइड की तरह काम करती है, उसको आप ले लेंगे तो गाइड का काम करेगी। मतलब वो उसमें सारी चीज़ें दी हुई हैं थोड़ा थोड़ा। लेकिन अगर आपके पास समय है तो एक थिंकर हैं OP गाबा साहब, जिनकी हिंदी और इंग्लिश दोनों में किताब है, इसलिए मैं उनको बता रहा हूँ, क्योंकि उसमें जो हिंदी मीडियम वाले होंगे वो भी इजीली पढ़ लेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले भी हैं वो भी पढ़ लेंगे, और CUET के लिए वो एनफ है। बाकी बेलीज एंड स्मिथ और एंड्री हॉबर्ट, इतनी बड़ी बड़ी किताबें अगर मैं आपको बताऊँ तो फिर
पढ़ सकते हैं, अगर आपके पास समय है तो कोई इशू नहीं है। लेकिन ओपी गावा साहब की एक जितना आपको चाहिए उतना उस किताब में है, और दोनों भाषाओं में है, आराम से मार्केट में अवेलेबल है। ये 2 किताबें पढ़ सकते हैं। ओपी गावा हर चीज़ पे लिखे हैं, लगभग थ्योरी, थॉट, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स और भी बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। बाकी इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स के लिए एम लक्ष्मीकांत पढ़ सकते हैं। एम लक्ष्मीकांत बहुत बढ़िया किताब है, उसको पढ़ सकते हैं। तो आप तैयार हो जाइए पूरे चीज़ों के साथ। अगर आप कोई किताब नहीं भी लिए हैं तो कोई बात नहीं, हम तो क्लास लेंगे। और एक अनुरोध है आप सभी लोगों से, कॉपी पेन लेके क्लास में आइएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें जो है माइंड में सडनली आती हैं, जो मतलब जो पीपीटी में नहीं हो पाती, और वो अच्छी चीज़ें होती हैं। जैसे क्लास में जब टीचर पढ़ाता है तो कुछ चीज़ें जब पढ़ाने लगता है तो फ्लो में आती हैं, बहुत अच्छी चीज़ें जो एक्सपीरियंस से मिलती हैं, तो वो पीपीटी में नहीं होती। और आप अगर कॉपी पेन पीपीटी के भरोसे रहेंगे तो फिर नहीं हो पाएगा। दूसरी बात, अगर आप लिखते हैं तो आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस होती है, राइटिंग प्रैक्टिस होती है, और वो दिमाग में बैठता जाता है। तो प्लीज़ कॉपी पेन के बिना क्लास में ना आएँ, पीपीटी और क्लास नोट्स के भरोसे ना रहें, अपनी नोट्स बनाएं, क्योंकि जब एग्ज़ाम का लास्ट समय होता है तो पीपीटी और क्लास नोट्स से बेहतर अपनी नोट्स लगती है। पढ़ के जाएंगे तो एग्ज़ाम बहुत अच्छे तरीके से हो जाएंगे। चलिए अब हमें दीजिए इजाज़त। क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में, और कोई भी अगर क्वेरी हो तो व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ लीजिए। बाकी फिर से हेल्थ इशू के कारण क्लास लेट हो गई, और फिर कैसे कह दूँ कि थक गया हूँ मैं, जाने कितनों का हौसला हूँ मैं। इसी के साथ थैंक यू, जय हिंद।